आए उसको आपने टेक कर दिया, अभी 7 तारीख के बाद जो आए उसको आपने टेक कर दिया, 15 तारीख के बाद आए उसको आपने टेक कर दिया, तो आपके पास डायरी में आ गया कि 300 भुट्टे लाल कलर, 500 भुट्टे हरा कलर, 700 भुट्टे पीला कलर। तो जब व्यापारी को आप बुलाओगे तो क्या बोल पाओगे? लाल कलर 300 झाड़ काटना, पीले कलर को हाथ मत लगाना। इससे 2 फायदे। एक फायदा यह है कि ये पीला कलर और 10 से 15 दिन बाद बिकता तो आपका 2 से 3 किलो का वजन बढ़ जाता है। ये एकदम छोटी सी बात है कि 10 से 15 दिन बाद बिकेगा तो क्या करना था। आप इस साइड आ जाओ सिंह सर। हाँ, आप किसी को कुछ मत करो, आप ही इस साइड आ जाओ, बाकी सब ठीक हो जाएगा। सही में ठीक हो गया। लाइट इधर से है ना, और उसका बेनिफिट मिला व्यापारी को। हम क्या कर रहे हैं एफपीओ में, हमारा काम क्या है, हम किसान पाठशाला चलाते हैं और किसानों के बीच में सीखने और सिखाने का एक प्रोग्राम रन कर रहे हैं, 2006 से कर रहे हैं। तो बाद में फिर हमने केले को फ्रंट पे ले लिया, फिर उस ग्रुप से कुछ लोग निकल के आए जिन्होंने टिश्यू कल्चर लैब बना लिया। अभी हमने एफपीओ बनाया, तो एफपीओ में खरीदी बिक्री चालू करी है। खरीदी बिक्री व्यापारी अपने क्षेत्र में 20, 22, 15 व्यापारी हैं, लेकिन जो उन व्यापारियों ने किसानों तक बात भेजना चाहिए, जैसे आपका माल 4.5 रुपए में कटा, तो उस व्यापारी ने बताना चाहिए कि भैया डिमांड तो 6-7 रुपए की भी है, लेकिन आपका 4.5 में इसलिए कट रहा है, आप अगर अगली बार ऐसा सुधार करोगे तो आपका रेट अच्छा मिलेगा। अब अनभिज्ञता यह है कि उस व्यापारी को भी पता नहीं, वो कहार का बच्चा है बेचारा, उसकी टपरी बदल नहीं पा रहा है, उसने भी वहां तक का ज्ञान नहीं लिया है, आगे तक की उत्तर भारत वाले को चाहिए क्या वो ज्ञान नहीं लिया है। तो ये सारा हमने जब R&D किया, हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, डोमेस्टिक में भी दे रहे हैं और इंदौर, भोपाल, जयपुर भी भेज रहे हैं। जब हमने सभी ज्ञान लिया तो हमने ये समझा कि नीचे जो किसान हमारे संगठन से जुड़े उसको एक कम से कम मिनिमम रेट की श्योरिटी मिल जाए। मिनिमम रेट की श्योरिटी से इन द सेंस कि हमने पहली लाइन ये तय करी कि जो एफपीओ से जुड़ रहा है 100% जो फॉलो कर रहा है उसका 5 रुपए से नीचे रेट नहीं बिकेगा, वो लॉकडाउन आ जाए या नहीं आए, कुछ भी हो। और गाइडलाइन का खर्चा जो रहेगा वो 2 से 2.5 रुपए किलो तक रहना चाहिए, इसके ऊपर गाइडलाइन का खर्चा, खेत में काम करने का खर्चा नहीं होना चाहिए। ऐसे कुछ हम नियम बना करके अगर खेती करेंगे किसान, तो कभी भी हम ये नहीं सोचेंगे कि अभी पपीता लगाई थी अब केला लगाऊंगा, अब केला भी मार खा गया तो अगली बार केवल मिर्च लगाऊंगा ना, मिर्च में वायरस आ गया तो अब केवल मक्का लगाऊंगा। तो ये ऐसे अल्टी पल्टी करना हम बंद हो जाएंगे। अभी मैंने जो आपकी नदी क्रॉस करी, पानी देखा तो जीजा जी को मैंने यही बोला, मैंने कहा यार ऐसे स्वर्ग में रह रहे हैं कि इतना पानी 24 घंटा 365 दिन। मेरे घर के खेत की विडंबना में बतलाऊं, पानी नहीं है मेरे यहाँ। अभी पिछले साल मैंने 80 फीट गहरा कुआं किया है, 81 फीट कुआं हुआ, अभी भी उसमें शंका है कि पानी है कि नहीं है। तो मैंने इस बार गेहूं बोए हैं कि मई तक इसको खाली करके देखेंगे कितना पानी है, फिर केला लगाऊंगा। मैं केले पे इतने सारे व्याख्यान देता हूं, अलग अलग राज्यों में जाकर मीटिंगें लेता हूं, तो मैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में मेरे पास 250 एकड़ में केला है, घर के खेत में पानी नहीं है। ये विडंबना है कि लोगों के साथ में जमीन साझे मेहनताने से लेके कर रहा हूं तो 250 एकड़ में केला कर रहा हूं। घर के खेत में अगले साल अगर ये कुआं सपोर्ट देगा तो लगेगा, तो पानी पता चलेगा, रहता ही नहीं, पानी पता चलेगा। तो आप तो स्वर्ग में बैठे हो, बस बात वही है कि उस पानी का उपयोग हम किस दिशा में करें। और दिक्कतें भी हैं मार्केट में, जहां तक हम प्रोडक्ट खरीदने बेचने वालों से ज्ञान लेंगे। छोटी सी बात में बतलाऊं, अगर मैं आपके पास आ करके मेरी कंपनी रेवा है, मेरा पौधा बहुत अच्छा है, मेरा पौधा इतना अच्छा चलता है, चलो आपको प्लाट विजिट कराता हूं, इस ज्ञान के इर्द गिर्द आपने मुझे सुना तो समझ लो आपकी लुटिया डूबने वाली, क्योंकि मैं पौधे टिकाने आया हूं, पौधे बेचने आया हूं, ये रियलिटी है। तो हमें एक चीज किसानों को यह तय करना पड़ेगा कि हम ज्ञान किससे लें, पौधे बेचने वालों से, खाद बेचने वालों से, या रियलिटी में कोई संगठन, कोई ग्रुप है जो इस दिशा में शिक्षित कर रहा है उससे। मैं कभी भी
2014 से ले हुए मैं कहीं पौधे की मार्केटिंग करने नहीं गया आज तक, और मुझे जरूरत पड़ती नहीं है। और एक एक देख के लगाते हैं और क्या भाई किसा आपके पास में आया हूं, आपने किसी कंपनी का पौधा लगाया, मेरा इस गांव से जुड़ने पर अगर आपके खेती में कुछ 2 पैसे का सुधार हो रहा है तो मुझे जुड़ना नहीं है, आप खुद मुझे बुला लोगे और बात वही सही रहेगी। आपका कोई सा कंपनी का पौधा लगा है, उसमें मैंने कुछ फिनिशिंग करा दी, उसका माल सही रेट में बिक गया, तो खाना तो आप भी खाते हो विवेक आप भी चलाओगे कि यार इस आदमी को अपने गांव में बुलाना चाहिए, इसकी सुनना चाहिए, इसकी सुन रहे हैं तो इसकी कंपनी का पौधा लेना चाहिए, इससे आगे रिलेशन बढ़ाना चाहिए। तो ये अंडरस्टैंडिंग आती है कि अगर हम 2 पैसा आपके जेब में डाल सके तो आधा पैसा हमें लेने का अधिकार है। हम आपके जेब में 2 पैसा नहीं डाल सके तो फिर आगे बात करना व्यर्थ है। सही। एफपीओ हमने इसीलिए बनाया है कि हम उसमें प्राथमिकता में मैंने रखा है एफपीओ में नर्मदा बेल्ट और एमपी का जो निमाड़ अंचल है, यहाँ जो भी एरिगेटेड लैंड है, और उसमें हम एक तो बैरल लैंड को डिजाइन कर रहे हैं, पहाड़ों को हरियाली कर रहे हैं, दूसरा हम केले की खेती को बढ़ावा दे रहे हैं। और वो क्यों दे रहे हैं मैं आगे का भविष्य बतलाता हूं आपको। हम जहां बैठे हैं ना, ये जो जगह निमाड़ अंचल, आने वाले समय में 5 से 10 साल में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एग्रीकल्चर का बिजनेस अब बनने वाला है। उसका छोटा सा रीजन मैं बतलाता हूं क्यों ऐसा बोल रहा हूं मैं। पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण 2 बड़े हाईवे निकल रहे हैं चारों दिशाओं में। एक निकल रहा है नर्मदा कॉरिडोर, अमरकंटक से भरूच 6 लेन निकल रहा है नर्मदा कॉरिडोर, जो पूरे आपके छत्तीसगढ़ को और झारखंड को और बिहार को और इनको जोड़ने वाला है। वो यहीं से जाएगा, हमारे यहीं से जाएगा, यहीं से जाने वाला है, नर्मदा जी के किनारे से इधर से ही जाएगा, ये हमारे गांव की जमीन ही जाएगी इधर, यहीं से जाने वाला है। तो हम उस ट्रांसपोर्टेशन के सेंटर में हैं। दूसरा एक 6 लेन निकल रहा है दिल्ली मुंबई कॉरिडोर, जो उत्तर से दक्षिण है और ये पूरब से पश्चिम है। ऐसा हम इसके कॉर्नर पे बैठे हैं। ये नर्मदा जी को क्रॉस करेगा दिल्ली मुंबई कॉरिडोर, और ये नर्मदा कॉरिडोर नर्मदा जी के किनारे किनारे पर है। तो पूरे भारत को ये चौकड़ी जोड़ने वाली है। आने वाले समय में काम चालू हो गया है, बन रहे हैं। जो दिल्ली मुंबई कॉरिडोर है उसका काम चालू हो गया है ऑलरेडी। हम यहां से 70 किलोमीटर पे बॉम्बे आगरा रोड पे बैठे हुए हैं। तो कनेक्टिविटी इस जगह की बहुत बड़ी है। और यहाँ का एरिगेटेड वाला पॉकेट की मैं अगर बात करूं तो नहरें अब जो चालू हो गई और एरिगेटेड लैंड जो बढ़ गया, ये मेरे आंकड़े नहीं है, बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों के और बुद्धिजीवी जो ट्रेडिंग करते हैं, वेजिटेबल फ्रूट अनार सब्जी में ट्रेडिंग करते हैं, उनके आंकड़े हैं। ओंकारेश्वर से बड़वानी और कुक्सी से बड़वा, ये जो 150 किलोमीटर की पेरीफेरी है, और इसके ऊपर 25 किलोमीटर पे नहरें आ गई है दक्षिण तट पे, 25 किलोमीटर उत्तर तट पे नहरें आ गई। तो ये जो 50 किलोमीटर बाय 150 किलोमीटर का जो बेल्ट है, ये पूरे भारत में कहीं पर नहीं है, इतना बड़ा एरिगेटेड बेल्ट। दूसरा, एरिगेटेड होगा, जैसे छत्तीसगढ़ में धान का कटोरा है, वहां पानी पानी, लेकिन वहां मजबूरी केवल धान होता है। हमारा जो बेल्ट है, यहाँ की सुंदरता क्या है, हर तरह की फसल मिलेगी। मूंगफली, गेहूं, चना, अनार, पपीता, केला, नींबू, जाम, सीताफल, क्या नहीं है नर्मदा बेल्ट में, सारी फसलें। और कनेक्टिविटी अब होने से ये सारी फसलों में फिर आपको चयनित करना पड़ेगा कि हमारे पास इतना पानी है तो हम कौन सी फ्रंट वाली फसलों पे जाए। तो सब फसलों को तो मैं टच नहीं कर सकता, तो मैंने केले को टच किया है कि जो आदमी केले में आगे बढ़ना चाहता है, हम उनके साथ हैं। हम तो किसी के साथ जबरदस्ती कर नहीं सकते, लेकिन आपकी अगर इच्छा है कि भैया मैं केले में आगे बढ़ना चाहता हूं, तो केले में आपकी परेशानियां क्या है, उन परेशानियों को सारी को ये ग्रुप दूर करेगा। जैसे आपने बोला रेट नहीं मिल रहा है, तो अगले साल आप कैसे लगाएंगे। तो एक फिक्स हम काम कर रहे हैं कि 5 रुपए से नीचे नहीं बिकेगा। जो किसान एफपीओ के साथ जुड़ के करेगा 100% फॉलो। बॉटम रेट, ऊपर का रेट जो मार्केट होगा वो, नीचे का रेट 5 रुपए के नीचे नहीं बिकेगा। और खर्चा आपसे हम कराएंगे आपका बजट पूछ करके कि क्या बजट है। तो मैक्सिमम हमने जो जोड़ा है 2 से 2.5 रुपए किलो का खर्चा आएगा। 1 किलो प्रोडक्शन कास्ट पे हम
अंदाज पंचे दामोदर बात करने पे विश्वास नहीं रखते हैं कि पड़ोस वाले ने 2 बोरी डाला तो मैं 3 बोरी डाल दूं। हम बात करते हैं पेपर पे एज ए फैक्ट्री के जैसे कि आपने 5 एकड़ का केला लगाया कि 5 फैक्ट्री हो गई। डाटा निकालेंगे 1 एकड़ का कि 1 एकड़ में हम क्या ग्राफ से लगाएं, कौन से दिन क्या डालें। जैसे आपने अभी किसी भी कंपनी का पौधा लगाया है तो आपको एक जनरल पर्चा आया होगा। जून में जो लगा रहा है उसको भी वही पर्चा मिलेगा, सेम मिल रहा है। अक्टूबर में जो लगाएगा उसको भी वो पर्चा मिलेगा, और फरवरी में जिसने लगाया उसको भी वो पर्चा सेम दिया। ही पर्चा देते हैं ना। इसीलिए खेती अगड़ पचड़ होती है। पीली मिट्टी में आपका स्टेटमेंट था कि पीली मिट्टी का और काली मिट्टी में फर्क आता है। तो वो जो पर्चा है जिसने पौधा आपको दिया उसको ज्ञान नहीं है कि मैं किसान को क्या बताऊं, वरना वो पर्चा चेंज कर देता। पीली मिट्टी वाले को भी वही पर्चा है, भैया इतना खाद डाल। काली मिट्टी वाले को भी वही पर्चा है, और थोड़ा आगे जाएंगे पथरीली, चुनखड़, लाल तामड़ है, उसको भी वही पर्चा है। तो खेती बदल गई, पानी बदल गया, आपका महीना बदल गया, तो खाद वो कैसा रह सकता है। जून में लगाया उसके यहां अभी फ्लावरिंग आ रही है, फरवरी में लगाया है उसके यहां फ्लावरिंग आकर के हार्वेस्टिंग चल रही है, और जो अक्टूबर में लगा रहा है वो आज अगर जनवरी में 2 महीने का पौधा है, तो तीनों को एक पर्चा कैसे दे सकते हो, क्योंकि ठंडी तो तीनों में अलग अलग है। जून में लगाने वाले को फ्लावरिंग के समय ठंड है, अक्टूबर में लगाने वाले को 3 महीने में ठंड है, और फरवरी में लगाने वाले को माल कटते समय ठंड है। तो ठंड के डोज अलग रहेंगे, गर्मी के डोज अलग रहेंगे, सभी अलग रहेगा, अलग रहेगा ना। तो मैं इसलिए बार बार बोलता हूं किसानों को कि पौधे बेचने वाले, खाद बेचने वालों की सुनना बंद करो, अपना खुद का अंदर से सिस्टम निकालो कि किसान को साथ में लेकर चलने वाली संस्थाएं कौन है सीखने सिखाने की, उनके साथ बैठ करके खुद R&D करो और क्रॉस क्वेश्चन निकालो। 2 बार प्रश्न पूछ लिया ना, भैया ये फरवरी वाले का वोच पर्चा, मेरा भी वोच पर्चा, क्या करूं। बस इतना पूछना, प्रश्न निकालना चालू करना है तो सारी चीजें सही होगी। तो पीली मिट्टी में भी अच्छा पकता है, काली मिट्टी में भी अच्छा पकता है। करना पड़ता है कि मिट्टी के तासीर के हिसाब से उसके ट्रीटमेंट बदलना पड़ते हैं, तो उसकी गाइडलाइन चेंज करनी पड़ती है, मंथ वाइज गाइडलाइन चेंज करना है, सॉइल के वाइज गाइडलाइन चेंज करना है, और फिर आपने टारगेटेड यील्ड क्या रखी है। हम किसान जब जुड़ते हैं तो पूछते हैं उनको आपका बजट क्या है। अभी हम 4 किसान बैठे हैं, तो हो सकता है मेरा बजट 100 रुपए का हो, किसी का 150 रुपए का बजट हो, किसी का 50 रुपए का बजट हो पर पौधे पे खर्चा करने का। तो उससे भी आपके पैमाने चेंज होंगे। और पहले दिन मैंने आपको पूछ लिया कि भैया आप 5,000 पौधे लगा रहे हो तो आपका बजट क्या है। कोई आदमी इसमें बुरा मानता है, लेकिन सही बात यह है कि आपने अगर बजट बता दिया कि 5,000 पौधे पे मेरा 2.5 लाख का बजट है, इससे ज्यादा मैं फिर दूसरी फसलों पे खर्च करूंगा, तो आपको उस दिशा में गाइडलाइन देंगे ना कि प्लांटेशन से कटिंग तक 2.5 लाख से अंदर अंदर आपका माल बने। तो क्वालिटी पैरामीटर होंगे कि पोटास, फास्फोरस, नाइट्रोजन, ये उसके कॉम्बिनेशन में आए। अभी मैं एक शब्द बोला अंदाज पंचे दामोदर, वो क्यों बोला कि नए खिलाड़ी जो आते हैं वो कहीं विजिट, जो कंपनी पौधा बेचने वाली है वो क्या बोलेगी, चलो विजिट करा के लाता हूं। तो अच्छे जितने प्लाट होंगे वहां विजिट कराएंगे, बुरे प्लाट पे विजिट नहीं कराएंगे। और अच्छे किसानों का जिन्होंने पैसा कमा लिया उनसे बातचीत करवाएंगे, तो वो एक्साइटमेंट रहेगा, घर पर बोलेगा अब तो मैं केले की खेती करूंगा 4 एकड़। तो शुरुआत में हौसिया बालम क्या करेगा, ड्रिप नई, खाद नया, सब पोटास नया, सब अच्छा अच्छा डालेगा, और जहां उसको समझ में आया कि भाव नहीं मिल रहा है सब बंद तो वो अनबैलेंस होता है वो गड़बड़ होती है, एकदम गड़बड़ होती है। तो हमें किसानों को यह तय करना है कि हमें 1 एकड़ से शुद्ध मुनाफा चाहिए कितना, उस दिशा में उस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। और बी किसान एफपीओ सब किसानों के साथ में इसी दिशा में चल रहा है। हम केले वाले से बात करते थे आपका बजट क्या है और आपको अर्निंग का टारगेट क्या है। आपने टारगेट बोला मुझे 5 लाख रुपए 1 एकड़ से चाहिए, तो ये 5 लाख के लिए वैसा एफर्ट लगेगा। और आपने एक जनरल सामान्य बात करी कि भैया कम से कम मैं 1 एकड़ में हूं तो 70,000 से लाख रुपए तो खर्चा काट के मिलना, तो उस हिसाब से बातें होगी, उस हिसाब से प्लान बनेगा, उस हिसाब से खर्चा आएगा। 5 लाख बोलोगे तो 5 लाख के हिसाब से खर्चा आएगा। दोनों बातें पैरेलल चलेगी, अंदाजन नहीं चलेगी
प्रॉफिट ज्यादा है तो फिर खर्चा भी ज्यादा एफर्ट भी ज्यादा लगेगा, रिस्क भी ज्यादा रहेगी। सही। वो नियम ही है, मोर रिस्क मोर प्रॉफिट। आप रिस्क लेने को कितना तैयार हो, उस हिसाब से प्रॉफिट। इसका जब भी उसमें अभी आपने जो लगाया है वो क्या ग्राफ से लगाया है? मेरा 5-5 का भी है, 6-4 का भी और 6-5 का भी। फर्स्ट अभी जो है वो एक है 6-4 का, एक है 5-5 का और एक 6-5 का। 6-5 का। अभी 12,000 पौधे 6-5 के। ओके, ऐसा लग रहा है कितने दिन में कटिंग आएगी? कटिंग भैया गए थे अभी संदीप में, टैगिंग करे थे ना आपने? 12,000 पौधे हैं 6-5 के। 6-5। 12,000 भागित 1450, मतलब ये आपका 8.25 एकड़ में है। 8 से 8.25 एकड़ में। 750 ऊपर है। हाँ 8 एकड़ है ना, 1450 ही जाते हैं 5/6 पे 1 एकड़ में। और आपको रकबा कंफ्यूजन होगा, ये मैंने नहीं, वो निकाला। केनाल में कटा हुआ है रकबा में। हाँ। तो वो पौधे जो गिनती लगाए थे अभी ये जो 5-5, 6-5 और 4-6, ये सारे जो ग्राफ है ना, ये ग्राफ एक साल अच्छा आएगा फर्स्ट साल नए एरिया में। फर्स्ट में अच्छा था। जहां केला लग रहा है वहां पहले साल भी सिगा टोका आएगा, वहां भी अच्छा नहीं आएगा। आपका नया एरिया है तो ठीक है कि 1500 से 1600 पौधे लगाए, रटून अच्छी आएगी नहीं, कमजोर आती है। तीसरी आप ले नहीं पाओगे। तो ये जो ज्ञान आया है, ये जो गाइडलाइन आई है, ये पौधे बेचने वालों के पास से आई है। हम इस ग्राफ को, इस टेक्निक को ही गलत मानते हैं, ये होना नहीं चाहिए। कमजोर आता है ना उसमें फिर। कमजोर आता है। आप अभी कर रहे हो तो समझ में आ रहा ये तो हो। थर्ड साल में देखा कम से ना। कम केले में होना चाहिए 5/7 मिनिमम। आप जैसे पपीता लगाते हो, आपने पपीता क्या ग्राफ से लगाया था? 7-6, लाइन से लाइन 7, पौधे से पौधा 6। वो 90% गलत ग्राफ है। पपीता का ग्राफ होना चाहिए 5/9, लाइन से लाइन 5, पौधे से पौधा 9 और झिकझैक होना चाहिए। हम किसान थोड़ा सा गलती क्या करते हैं, पौधे से पौधे की दूरी ज्यादा होनी चाहिए, हम लाइन से लाइन की दूरी ज्यादा करते हैं। हम जहां बैठे हैं ना, ये जगह ऐसी है कि धूप अप्रैल मई कड़क रहती है। तो इधर हमने चौड़ा कर दिया तो मजबूरी में डबल ड्रिप डालना पड़ेगी। डबल ड्रिप डालोगे तो भी क्या मजबूर, जैसे 7 फीट चौड़ा कर दिया पपीता को, डबल ड्रिप भी डाल दी, सिंगल थी डबल थी आपकी? डबल ड्रिप रहती है, चौड़ा कर दिया तो करना पड़ेगा। तो भी जो 3.5 फीट का सेंटर आता है मई में, वहां तक तो पानी भेज नहीं पाते। तो पौधे के पास, जड़ों के पास ठंडा पानी, और 25 मई को यहां चिलचिलाती धूप, वो गर्म पानी मिलता ये गर्म। तो ये जो गर्म ठंडे का 20 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर का हुआ तो सीधा पौधा खड़ा का खड़ा डंप हो जाएगा। उसको उखाड़ के देख लो ना, आपको जड़ सड़ी मिलेगी ना कुछ भी नहीं मिलेगा। इसको डंपिंग रॉड बोलते हैं। तो ये सरद, अपनी सरल भाषा में सरद गर्मी से होता है, इधर ठंडा है इधर गर्म है, रहता है उसमें। ये गड़बड़ है। तो ये सही ग्राफ हमारे निमाड़ का है 5 फीट पे ड्रिप, 2750 मीटर ड्रिप, पौधे से पौधा 9 फीट और ऐसा झिकझैक रहेगा, आमने सामने नहीं, तिरछा। इधर से 4.5 दिखेगा, इधर से 5 दिखेगा। ये ऐसा एक तरफ 4.5 दिखेगा झिकझैक में। ऐसे ही केले में भी मिनिमम 5/7। तो केले को सुंदर करना हो ना, 3 कटिंग लेना हो अच्छी, 3 कटिंग बहुत सुपर आए तो 5/7। आपको 5 साल चलाना हो एक ही बार लगा के तो 5/8। और एक ही बार केला लगा के आपको 10, 20, 50 साल चलाना हो तो 5/9। पूरी टेक्निक है उसकी, पूरा साइंस है कैसे चलाएंगे, और वही माल बिकता है अच्छा, रटून 3rd, 4th, 5। ये पूरी टेक्निक है। हम ऑलरेडी जिन किसानों के साथ काम कर रहे हैं उनको गाइड भी कर रहे हैं। और शायद मैं हिंदुस्तान में पहला ही आदमी हूँ जो बोलता है कि पौधा एक ही बार लगाओ, बाद में मेरे से पौधा खरीदना मत, उसी को चलाएंगे। कई सारे टिश्यू कल्चर वाले मुझे फोन करते हैं, यार बलराम भाई तुम ये गाइडलाइन बंद करो। मेरे पार्टनर तो नहीं मुझे बोलते हैं, क्योंकि उनको पता है ये ठस बेरिंग है, ये बंद नहीं करेगा। लेकिन जो और टिश्यू कल्चर कंपनी वाले मित्र हैं वो बोलते हैं यार ये तेरी गाइडलाइन बंद कर, किसान ग्राफ बड़ा कर रहे हैं, जड़ी तड़ी चौथी ले रहे हैं, तो हम पौधा कहाँ बेचने जाएंगे। ऐसी मनोस्थिति रहती है उनकी। खैर वो उनकी जगह ठीक है। इस दिशा में थोड़ा प्लान करो तो केले में श्योरिटी रहेगी। और
इतने पानी के पास में हो तो एक थोड़ा सा क्या करो, जैसे एक गांव में कम से कम 4 से 5 लोगों के पास केला होना चाहिए और एक जैसी गाइडलाइन का होना चाहिए, ताकि जब गाड़ी भी आए माल लेने तो किसी के यहाँ कम हो गया, किसी के यहाँ ज्यादा हो गया तो भी एक गाड़ी में माल बन के चले जाए, एडजस्टमेंट हो जाए। एडजस्टमेंट हो जाए। अभी किसी के यहाँ 5-5 का है, किसी के यहाँ 5-7 पे है, तो एक गाड़ी में माल बैठेगा तो भी वहां कलर आगे पीछे आएगा, वो गड़बड़ बन जाएगी। आपका है ना और उनका है कि तो फर्क है। हाँ, वो चेंज रहेगा ना उसमें। तो जमीन का भी फर्क आ गया। वहाँ काली मिट्टी है, हाँ, थोड़ी चिपचिपी, चिपचिप हो रही होगी तो उसमें हाँ, पानी अपने प्रबंधन अलग तरीके से अपने करना यहाँ पड़ेगा। बुलबुली जमीन है, हाँ, उसमें उठाव जल्दी मिलता है। साइज पे अच्छा बनाओ। वो क्या है, पानी जितना भी हो जल्दी वो नीचे सीपेज हो जाता है। जल्दी फटकी होती है। उसके लिए हमने एक ग्राफ बनाया है, आप लोग लगे तो एक विजिट करो बड़वानी का, तो रेवा भी देखोगे। और जहाँ हम 70-30 का कॉन्सेप्ट है, जैसे आप बता रहे हो ना पानी दिया तो वो सीपेज नहीं होता, उसके लिए हम 10 फीट पे नाली कराते हैं, 5-5 फीट पे बेड नहीं बनवाते हैं, 10 फीट पे नाली करते हैं तो वो बेड दिखता है, बेड बनाया नहीं, नाली करी 10 फीट पे, बेड दिखता है, ड्रिप रहेगी आपकी ऊपर। तो और पौधा जहां लगेगा, पौधे से एक ड्रिप लेफ्ट में रहेगी, एक ड्रिप राइट में रहेगी, अंदर की साइड। तो ये जो नाली है, अब इसकी ड्रिप भी उस तरफ है, तो ये जो नाली है ये क्रैकिंग मारेगी, तो आपका कम ज्यादा पानी जो है ना, ये जो 70-30 फार्मिंग का फार्मूला है, इसमें वो हिडन हो जाता है। फिर आपका ज्यादा कम पानी एरर नहीं बनता। यहाँ क्रैकिंग आई ना तो ये एरिएशन होता है, अंदर हवा जाती है, अंदर हवा जाती है तो फील्ड में उठाव मिलता है। हम सिंगल बेड की ड्रिप ऐसे रखते हैं एक ही तरफ, तो वो सीपेज भी आता है, पूरी जमीन जो रहती है वो पच होती है। और जैसे ही पच जमीन हुई तो फंगल, वायरल और पौधे भोजन उठाने में रुकेंगे, धीमे उठाएंगे, पौधे में उठाव कम मिलेगा। केवल तरीका बदलना है कि एक ड्रिप लेफ्ट में, एक ड्रिप राइट में, और ये जमीन बराबर चाहिए, इसके बाहर चाहिए नाली। ये इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट किया तो आपकी एरर वाली जमीन भी अच्छा उठाव देती है पौधे को चलने में। केले की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, हताश और निराश होने की आवश्यकता नहीं है। और आप इतिहास उठा के देखेंगे, जब जब ऐसा बॉटम रेट जाता है तो जो आप लोगों की मनस्थिति है कि अब अगले साल दूसरी फसल ढूंढे, ऐसे ही पूरे भारत के किसानों की मनस्थिति है कि अगले साल दूसरी फसल ढूंढे। तो यही इम्पैक्ट आएगा अगले साल कि जिनके पास है उनको पैसा मिलेगा। जो कंटिन्यू 10-10 साल से केला लगा रहे हैं वो ऐसी परिस्थिति में केले का रकबा बढ़ाते हैं। जब जब डाउन आता है तो छटनी होती है, नए खिलाड़ी आउट हो जाते हैं। जैसे हम बांटने की सोच रहे हैं बाबू। हाँ, ये रियलिटी है, ये मार्केट की हकीकत है कि हर 4 साल में 1 साल डाउन आएगा। और जो साल डाउन आता है, जो कंटिन्यू केली लगा रहे हैं, वो क्या करते हैं, जब बहुत डाउन रेट है उस समय केले का रकबा बढ़ाते हैं। और वो समझ लेते हैं कि जिस साल बहुत ज्यादा रेट रहता है उस साल रकबा घटाते हैं कि अब बाढ़ आने वाली है तो अगले साल अपन थोड़ा सा पॉकेट रखो, कंटिन्यू चल रहे हैं तो। रियलिटी ये है, हमें कंपनियों जैसे सोच करके खेती करना पड़ेगी तो उतार चढ़ाव से मिर्ची बचेगी। का हुआ, पिछले साल 2 साल से मिर्ची की रेट अच्छे है, रकबे का। इस साल मिर्ची अभी रेट कम है। जिसने 10 साल से मिर्ची लगाई उसने भी मिर्ची लगाई। तो जब जब रेट बहुत अति बढ़ते हैं तब हमें रकबा कम करना चाहिए, उल्टा साइंस है। जब जब रेट कम होते हैं तब रकबा बढ़ाना चाहिए। ऐसी कुछ दिशाओं में आगे बढ़ सकते हैं, है ना। और आपके कोई प्रश्न हो तो बताइए फिर। सबसे बड़ी परेशानी तो हमें गाइडलाइन की है। हमें कोई गाइडलाइन देने वाला नहीं। गाइडलाइन के लिए आप टेंशन फ्री हो जाओ, आपके पास संदीप जी हैं इधर, और दूसरा ऑफिस के नंबर भी कनेक्ट करा दो भैया से। नई शुरुआत जो भी करेंगे या जो अभी लगे हुए हैं उनमें कैसा आगे हम साथ में चल सकते हैं। गाइडलाइन हमारा निःशुल्क है, उसका कोई चार्जेस नहीं है। वो किसी भी कंपनी का पौधा हो या रेवा का पौधा हो। रेवा का पौधा अगर आप हमसे ले रहे हो तो उसमें हम कुछ आपको और फैकल्टी देंगे, किसान को माल बेचने की टेंशन नहीं आएगी। सबसे ज्यादा परेशानी 2 है। एक तो नया किसान को गाइडलाइन नहीं मिलती, और मार्केट में
मार्केटिंग ये जो दाम है दोनों उसकी आप परेशानी हमसे थी। जुड़ रहे हो ना, तो दोनों चीजों के लिए निश्चिंत हो जाओ। एक ही चीज समझना है कि बजट कितना है, उसके हिसाब से आप अप्लाई करो गाइडलाइन। आप ये मत बोलो बलराम भैया आप जो बोलोगे वो हम कर देंगे, हाँ, सही वो है। अधूरी बात है। हाँ। आप ये बोलो भैया मेरा ये 5 एकड़ है, मेरा ये बजट है, अब मेरे को अच्छे से करवा, तो वो सही बात है। तो वो शुरू से आखिर तक फिर उस दायरे के इर्द गिर्द हम आगे बढ़ेंगे। तो गाइडलाइन आपके लिए निःशुल्क है, उसकी चिंता छोड़ दो और 100% फॉलो करना है। 99 की बात में करता नहीं, हाँ, सही है। 100% फॉलो करना है। आपके खेत का माल बेचने की जिम्मेदारी हमारी है। वो कब? जब आप एफपीओ में खुद जुड़ जाओगे। हाँ, सही है। क्योंकि एक ये किसानों का संगठन है, आप खुद उसमें सदस्य बनो ना। त्रुटियां होगी, बातचीत करेंगे, एक दूसरे को साथ में लेके चलेंगे, तो आप ही के खेत की गाइडलाइन आप खुद आपकी संस्था दे, आप ही के खेत का माल आपकी संस्था बेचे, इससे सुंदर बात क्या है? सही है। हम तो ये चाहते हैं कि ये पूरा निमाड़ बेल्ट एकजुट होकर के हम किसान जो सोच रहे हैं एफपीओ में जो है कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा केले का बिजनेस हब इसको बनाना है। और ये नया एरिया है। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, बुरहानपुर हाँ। 100 साल से केला लगा रहा है, जलगांव 100 साल से केला लगा रहा है, शायद पहले भी, ताप्ती का बेल्ट, ठीक है, लेकिन वो बिजनेस हब नहीं बन सका। केले में अच्छे व्यापारी अगर बुरहानपुर और जलगांव में बोले तो वो झूठ बात है। अच्छे व्यापारी कहाँ हैं? जो बाद में एरिया डेवलप हुआ, एक एरिया डेवलप हुआ नंदुरबार शाहदा, एक एरिया डेवलप हुआ आपका तेंबुरनी सोलापुर, वहां सबसे ज्यादा रेट में खरीदने वाले व्यापारी हैं। एक एरिया डेवलप हुआ सूरत कामरेज, जहां एक्सपोर्टर ज्यादा है। क्यों? फर्क क्या है? यहां केला बहुत ज्यादा है, बुरहानपुर में जलगांव में केला बहुत ज्यादा है, लेकिन 5x5 5x6 5x6 तो मेरे इतने जो 3-4 साल से वीडियो वायरल हो रहे हैं ना, तो किसान अब समझदार हो गए, तो वो कंपनियों को बोलते हैं हम तो 5x6 लगाएंगे, हम 5x5 नहीं लगाएंगे। सूरत कामरेज का वीडियो देखा था मैंने। सूरत कामरेज 5x7 के नीचे लगाता ही नहीं। मिट्टी भूरी मिट्टी है वहां पे, काली भी है, भूरी भी है, मिक्सअप है। तेंबुरनी जो एरिया है वो पूरा हेवी काली सॉइल है, पूरी ब्लैक जमीन है, और सबसे ज्यादा अच्छे व्यापारी केला खरीदने वाले वहां बैठे हैं। तो केला ज्यादा लगाना महत्वपूर्ण नहीं, केला क्वालिटी मेंटेन करना महत्वपूर्ण है। मतलब 20 एकड़ लगाने की आवश्यकता नहीं, लेकिन 5 एकड़ लगाया, उसको कितना फिनिशिंग से हम ले जा सके और एक मार्को के साथ बेच सके। ये पहल हमने करी थी पहले टमाटर में। रेवा बनने के पहले हम किसान पाठशाला 2006 से चला रहे हैं। तो जयदेव भाई का नाम सुना होगा आपने, गुरु कृपा नर्सरी, वो हमारे ग्रुप के ही आदमी है। तो हम टमाटर लगा रहे थे, मैं केला कर रहा था, बाकी के ग्रुप वाले भिंडी, टमाटर, खीरा ये कर रहे थे। तो व्यापारियों की दिक्कत थी, हमने संत कृपा के नाम से सहकारी समिति बनाई, एक कार्ड बनाया, पूरे उत्तर भारत में बांट के आए कि केला चाहिए तो बलराम बेचेगा, टमाटर चाहिए तो ये जयदेव भाई, अनिल भाई ये बेचेंगे। आज बड़वानी में मार्को से जाता है टमाटर, और 10-10 ट्रक लोड होते हैं बड़वानी और आपका नांगलवाड़ी और ये राजपुर मिल करके, पर डे 10 ट्रक टमाटर लोड होता है। तो मार्को बन गया, बड़वानी का टमाटर अच्छा आता है। जब हमने 2011 में उत्तर भारत में कार्ड बांटे, हमने उनको बोला कि भाई बड़वानी में केला होता, तो बोले हमको पता ही नहीं बड़वानी का है। हो क्या रहा था, यहाँ के व्यापारी क्या करते हैं, बड़वानी से ट्रक गई तो उसमें पर्ची डालते हैं भूसावल की। भूसावल का नाम फेमस है, टोटल महाराष्ट्र का जलगांव भूसावल, ये भूसावल से केला आया है, ताकि कोई नया व्यापारी यहाँ आए नहीं और रेट बढ़ नहीं सके। 2012-13 से हमने पहल चालू करी, संत कृपा सहकारी समिति 21 किसानों का संगठन बनाया और बी किसान के नाम से केला खरीदी चालू करी। तो 2014 तक मैंने केला खरीदी खुद ने चालू करी थी। उसके बाद रेवा आ गया तो फिर केला खरीदी बंद किया, और हमारे जो व्यापारी थे वो इनको महेश कौन, झप्पू दादा कौन, इनको दिए भाई आप काटो। तब उत्तर भारत में समझ में आया कि केला है। अब हम क्या डिजाइन कर रहे हैं, इसको हिंदुस्तान का सबसे बड़ा हब बनाना है, बिजनेस हब, मतलब ज्यादा से ज्यादा व्यापारी आए। तो मेरे अकेले से होगा नहीं, मैं बात कर सकता हूं, आप लोगों तक सुविधाएं भेज सकता हूं, करना आप लोगों को पड़ेगा। फिर आपको केले में जो जरूरत है वो सब ये संस्था देने को तैयार है। जो किसान कर्जे में डूबा है, जिससे केला हो नहीं सकता, उसको पौधा, खाद, दवाई, लेबर पेमेंट सब हम दे देंगे। जो किसान सक्षम है, खुद कर सकता है,
तो उसको पौधा, गाइडलाइन और मार्केट हम अवेलेबल करा देंगे। दोनों रास्ते हैं, जिस रास्ते पे आप हमसे जुड़कर चलो, लेकिन कोशिश ये करो कि एक गांव में कम से कम 5 किसान आओ, ताकि गाड़ी लोडिंग की व्यवस्था हो। मिनिमम 5 किसान आगे निकल के आओ, तो हम एक ट्राला भेजें, कंटेनर भेजें, तो गाड़ी का लोड के पूर्ति हो। और आप 5 किसानों के साथ जब हम आगे बढ़ेंगे जब आप एफपीओ में रजिस्टर करके हमारे साथ आओगे। हमको मत धक्का दो, आप साथ में आओ। तो ऐसी शुरुआत करते हैं। आप यहाँ के किसानों से और चर्चा करो, जो मित्र जुड़ना चाहते हैं जीआईजी से संपर्क करके आप एफपीओ में शामिल हो जाओ। अभी जो यथावत कंडीशन है उसमें साथ में आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। और निकलते हैं हम, दूसरी मीटिंग का भी टाइम होगा। प्लाट पे चलना हो तो एक प्लाट देखते हुए